हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए 12th क्लास और 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में जान लें कि माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग कब करते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि जो टीनी ऑब्जेक्ट्स है, यानी जो बहुत ही स्मॉल साइज वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग सिंपल तरीके से अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, उस स्थिति में हम लोग उसे देखने के लिए, जैसे हमारे हाथ में जम्स वगैरह हो, ठीक है, या लेबोरेटरी में छोटे छोटे पार्टिकल्स, या अगर कोई घड़ी बनाने वाले को अगर घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को अगर देखने की ज़रूरत पड़ जाए, या ज्वेलर्स को ज्वेलरी के छोटे छोटे पार्ट्स को, ज्वेलरी में बहुत ही ज्वेलरी का जो भी सारा औजार वगैरह बना हुआ रहता है, जो भी आभूषण वगैरह बना हुआ रहता है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को बारीकी से बनाने के लिए, शेप को देने के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। यानी शॉर्ट में अगर समझा जाए तो माइक्रोस्कोप उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम लोग जिसके द्वारा छोटे वस्तुओं जिसको हम लोग सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने में उस मशीन का हम लोग, डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम शॉर्ट में डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा मैग्नीफाइड इमेज को हम देखने में यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें एक सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और उसमें जो इमेज हमें दिखाई देगा वो सीधा इरेक्ट दिखाई देगा, मतलब ऑब्जेक्ट का सीधा दिखाई देगा। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग उस स्थिति में करते हैं जब सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ना दे, मतलब ज़्यादा मैग्नीफाइड करना हो, छोटे छोटे वस्तुओं को का इमेज ज़्यादा बड़े रूप में अगर हमें देखना है, तो उस कंडीशन में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंसेस लगा हुआ होता है एक ही एक्सिस पर, ठीक है, और इसके द्वारा जो हमारा फाइनल इमेज जो बनता है, वो फाइनल इमेज पहले वाले ऑब्जेक्ट का जस्ट उल्टा आकृति का उल्टा हमें दिखाई देती है, ठीक है। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से है तो वो एग्जैक्टली इस प्रकार से दिखाई देगा, जस्ट उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन, उसका रे डायग्राम और उसका मैग्नीफाइंग पावर के बारे में सब कुछ डिटेल से जानते हैं। तब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका आप लाभ समय पर उठा सके, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दोगे, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट्स। ध्यान दोगे यहाँ पर, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइड इमेज को देखने में यूज होता था, बट यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड मतलब उससे और ज़्यादा मैग्नीफाइड करने की ज़रूरत अगर पड़ेगा तो हम लोग माइक्रोस्कोप के जगह, सिंपल माइक्रोस्कोप के जगह पर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ध्यान दोगे, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ टू लेंसेस, यानी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है सो दो लेंसेस का बना हुआ होता है। एन ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, एंड एन आई पीस ई, जिसे हम लोग आई लेंस भी कह सकते हैं, आई पीस ई ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। दी टू लेंसेज आर हेल्ड कोएक्सियली, दोनों लेंस को एक ही अक्ष पर सेट किया जाता है, एट द फ्री एंड्स ऑफ द टू कोएक्सियल ट्यूब्स एट ए सुटेबल फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी दोनों अलग अलग ट्यूब में रहता है और दोनों ट्यूब को एक ही अक्ष पर रखा जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के तरफ
ऑब्जेक्ट के नज़दीक में या ऑब्जेक्ट के साइड में जो इमेज रहता है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और आई के तरफ मतलब आँख के तरफ जो लेंस रहता है उसे हम लोग आई लेंस या तो फिर आई पीस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग रे डायग्राम को देखने वाले हैं। ध्यान दोगे, इसमें दो कन्वेक्स लेंस हम लोग लेंगे। ठीक है, जिसमें से एक का फोकल लेंथ कम होगा और एक का फोकल लेंथ जो है सो ज़्यादा होगा। ये हो गया कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये दोनों लेंसेज के लिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस हम यहाँ पर लेते हैं। एक लेंस हम यहाँ पर ले लिए। ये आ गया हमारा एक लेंस। ठीक है, इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल फोकस जो होगा, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा, सपोज कि इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है। ठीक है, एफ नॉट। अब प्रिंसिपल फोकस के बाहर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ध्यान दोगे, प्रिंसिपल फोकस के बाहर में हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए। अब इस ऑब्जेक्ट से इसमें दो रे इंसिडेंट होगा। ऑब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं ए बी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से इसमें दो रे इंसिडेंट होगा, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। हम यहां पर हाइट मेजर कर लिए हैं ताकि पैरेलल हो। यहां से एक लाइट यहां चला गया, इंसिडेंट हो गया। यहां एक लाइट इसके पैरेलल आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ। एक लाइट जो है सो ये ऑप्टिकल सेंटर जो यहां दिख रहा है, इसे C1 मान लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर C1 से पास करेगा एक। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर C1 से जो जाएगा वो सीधा चला जाएगा। ये सीधा जाते रहेगा।
रिफ्रैक्ट होने के बाद भी ये सीधा रहेगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे बेंड नहीं करता है रिफ्रैक्शन के बाद। ध्यान में रखोगे इस चीज को। अब इसका जो प्रिंसिपल फोकस हम इस साइड भी ले लेते हैं। यहां पर ले लिए, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां है तो ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगा। ध्यान दोगे, प्रिंसिपल फोकस से इसको हम पास करवा देते हैं। ये जो दोनों रे है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तभी जाके यहां पर क्या बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा। यानी यहां पर आकर के इंटरसेक्ट किया। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हम एक ऑब्जेक्ट ए बी लिए। इस ऑब्जेक्ट ए बी से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करवा दिए, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से पास करेगा एफ नॉट से। ठीक है, एफ नॉट से भी पास करेगा। नॉट हम इसलिए ले रहे हैं कि अभी आई लेंस का भी फोकस लेना पड़ेगा, इसलिए एफ नॉट मतलब ओ का फोकस वहां से पास कर गया। तो इसका इमेज जो है सो यहां पर बन गया हमारा। ध्यान दो, ये बन गया इसका रियल इमेज। इसका नेमिंग हम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ध्यान दोगे इसमें दूसरा लेंस जो हम लेंगे, जो आई लेंस होता है। अब हम आई लेंस इस प्रकार से लेंगे, आई लेंस इस प्रकार से लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस के अंदर चला जाएगा। जैसे ये क्या है, फोकस लेंस, इसका इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस के बाहर है। बट यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर हम आई लेंस को इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आई लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर होगा उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक आई लेंस ले लेते हैं। ध्यान दोगे, अब यहां पर हम आई लेंस बनाने वाले हैं। ये आ गया आई लेंस, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो प्रिंसिपल फोकस इधर कहीं होगा। यानी ये जो इमेज है, ये जो इमेज बना है इसके द्वारा, ये इमेज इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, ताकि इसका जो इमेज अब ये जो बनाएगा वो हाईली मैग्नीफाइड
और इरेक्ट बनाएगा, इधर ही बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब इस यहां से ध्यान दोगे, ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब यहां से एक रे हम इसमें इंसिडेंट करवा देते हैं, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं एक रे को। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए। ठीक है, अब एक रे जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो है सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यानी यहां से दो ठो रे इंसिडेंट हो गया, एक इधर और एक इधर। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया है, तो इसका इमेज इधर ही बनेगा, यानी ये आगे जाकर के कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब ये जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ये इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो आगे जाके ये कहीं मिलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें पीछे लेना पड़ेगा इसे। तो पीछे बढ़ाने के लिए हम इसको पीछे पहले बढ़ा देते हैं। ध्यान दोगे, ये पीछे आ गया हमारा। अब यहां से ये जो पैरेलल रे है रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा। ये इस डायरेक्शन में चला गया रिफ्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, बट आगे जाकर के कहीं मिलेगा नहीं, तो उसे हम इधर पीछे लेते हैं। यानी यहां पर आकर के इंटरसेक्ट किया। ये दोनों रे जो हमारा इधर जा रहा था, आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, वो पीछे बढ़ा दिए। तो पीछे हमारा कहां पर आया? तो यहां पर आकर के इंटरसेक्ट कर गया। यानी इसका वर्चुअल इमेज जो बनेगा A डबल डैश एंड B डबल डैश बन गया। तो ये था हमारा इसका रे डायग्राम। फिर से इसे हम समझाने वाले हैं, ध्यान दोगे। ये एक क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, जिसे दो रे इंसिडेंट हुआ, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये दोनों रे यहां पर इंटरसेक्ट किया, इसलिए यहां पर हम इमेज बना दिए। मतलब इसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना। ठीक है, अब यहां पर आई लेंस को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया गया कि ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस और इसका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, ताकि इसका इरेक्ट इमेज इधर बन सके। ठीक है, तो वो आ गया। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
ये जो है सो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस लेंस के लिए। तो यहाँ से फिर एक पैरेलल रे इसमें इंसिडेंट हुआ और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया। पैरेलल वाला यहाँ फोकस से पास करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा। तो पीछे हम रे को बैक किए तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यानी ये लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, यानी उसका वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन गया, जिसे ए डैश बी डैश हम ले लिए। ये जो इमेज है एफ पर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ठीक है, अब चलिए ये तो हमारा इसका रे डायग्राम हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसका हम रे डायग्राम के बारे में लिखेंगे और हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दोगे। इस डायग्राम में जो हम लोग लिखे बनाए थे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ए बी इज ए टिनी ऑब्जेक्ट, ए रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट जब हम ए बी रख दिए, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज ये लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश बनाया गया। ठीक है, आगे नाउ ए डैश बी डैश एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए आई लेंस का काम कर रहा है। ये जो लेंस हमारा इसका इमेज जो यहाँ पर बना दिया, इस इमेज ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड आई लेंस इज सो एडजस्टेड दैट ए डैश बी डैश लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C2 एंड प्रिंसिपल फोकस FE ऑफ आई लेंस E। यानी ये जो लेंस है दो फ्री एंड में दोनों ऐड रहता है, उस ट्यूब को हम लोग आगे पीछे घिसका सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे घिसका दिया गया ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑप्टिकल सेंटर इसका फोकस के बीच में चला जाए। ठीक है, आगे ए वर्चुअल एंड हाईली, ध्यान दोगे, ए वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस E। अब इस लेंस के द्वारा इसका हाईली मैग्नीफाइड और इरेक्ट ऑब्जेक्ट ए डबल डैश और बी डबल डैश बनाया गया है। ठीक है, आगे ध्यान दोगे, ए डबल डैश बी डबल डैश इज इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। यानी ये जो है ये इसके रेस्पेक्ट में इरेक्ट यानी सीधा है, बट यही इमेज इसके रेस्पेक्ट में जस्ट उल्टा है, इन्वर्टेड है। ए डबल डैश बी डबल डैश इज इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए बी ए डैश बी डैश, बट इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ए बी के रेस्पेक्ट में उल्टा है। ए डबल डैश बी डबल डैश इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D फ्रॉम द आई लेंस। आई लेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये बना हुआ है। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर में ध्यान दोगे, ऐसे तो मैग्नीफाइंग पावर इसका भी वही होगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप का हुआ था। मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन ज़्यादा कुछ कहीं चेंज होता नहीं है, बट यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग जो लेंगे वो ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज लेंगे, बीच में जो इमेज बना था उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दोगे, सेम है डिफिनेशन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द आई बाय फाइनल इमेज। यानी फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बना हुआ एंगल एंड द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के द्वारा दोनों का रेशियो। व्हेन both the final image and the object are at the least distance of distinct vision from the eye। यानी आई से least distance of distinct vision पर दोनों एक ही जगह पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान दोगे, आगे इसका हम लोग मैग्नीफाइंग पावर अब निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर के लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दोनों एक ही जगह पर होना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके बराबर साइज का ऑब्जेक्ट का एक अनदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने से ड्रॉ करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोग को, इस ऑब्जेक्ट का सेम साइज का ऑब्जेक्ट हमें ये जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी फाइनल इमेज जो है यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को आगे थोड़ा सा पैरेलल रे हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे।
इसका पैरेलल रे हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट यहीं पर है। हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ नहीं यहाँ पर है, उसी साइज का। तो इसका नेमिंग कर देते हैं कुछ। यहाँ पर हम ले लेते हैं A1 और यहाँ B डबल डैश तो है ही। अब हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होता तो इस C2 पॉइंट पर कितना एंगल बनाता। तो हम यहाँ एंगल ड्रॉ कर देते हैं इसमें। इसको हम यहाँ ड्रॉ कर दिए। ध्यान दोगे। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर कितना का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल को हम लेट कर लेते हैं अल्फा। अल्फा लेट कर लिए, ठीक है। और ये जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है तो बीटा ले लिए, ठीक है। तो अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे। तो मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते तो इसका क्या हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। क्या हो जाएगा बीटा बाय अल्फा हो जाएगा। और ये तो पता है कि व्हेन अल्फा एंड बीटा इज द वेरी स्मॉल देन अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा एंड बीटा इक्वल टू 10 बीटा। ध्यान दोगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, जब अल्फा बीटा बहुत ही स्मॉल होगा तो उस कंडीशन में बताया गया होगा आप लोग को 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एंड 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम लोग बीटा के जगह पर 10 बीटा पुट कर सकते हैं और अल्फा के जगह पर 10 अल्फा पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा m इक्वल टू आ जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा। अब इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम आते हैं और हम लोग 10 अल्फा और 10 बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो 10 बी अल्फा निकालने के लिए A1 B डबल डैश C2 वाले ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल A1 B डबल डैश C2, A1 B डबल डैश C2 में 10 अल्फा फाइंड करोगे। 10 अल्फा, ये 10 अल्फा तो क्या हो जाएगा P बाय B, यानी ये अल्टीट्यूड हो जाएगा A1 B डबल डैश A1 B डबल डैश बाय C2 B डबल डैश C2 B डबल डैश एंड बाय द डायग्राम AB इक्वल टू A1 B डबल डैश बिकॉज A1 इज पैरेलल टू B डबल डैश। अगर दो लाइन यहाँ पर अगर पैरेलल है तो ये जो AB है और यहाँ A1 B डबल डैश है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे AB बाय C2 B डबल डैश, यानी ये जो है हमारा A1 B डबल डैश यहाँ लिए हैं वो किसके इक्वल होगा AB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या ले लिए AB ले लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इन ट्रायंगल इस बीटा वाले का यूज करने के लिए A डबल डैश B डबल डैश और C2 का यूज करते हैं। इन ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश C2
टेन बीटा फाइंड करोगे, यहाँ से टेन बीटा, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय सी टू बी डबल डैश, सी टू बी डबल डैश, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब अगर यहां से इक्वेशन 1 का हम लोग यूज करते हैं तो एम आ जाएगा और टेन बीटा का वैल्यू ये आया है, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बाय सी टू बी डबल डैश डिवाइडेड बाय टेन अल्फा का ये जो वैल्यू है ए बी बाय सी टू बी डबल डैश। तो ध्यान दोगे यहाँ से सी टू बी डबल डैश और सी टू बी डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, सो ध्यान दो। रिजल्ट यहां बच जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी, ये बचेगा। जब सी टू बी डबल डैश सी टू बी डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ए डैश बी डैश से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ए डैश बी डैश से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या किए, तो मल्टीप्लाई कर दिए। तो ध्यान दोगे अब यहां हम थोड़ा सेट करने वाले हैं। ध्यान दो यहां पर क्या क्या किया है, नीचे में कुछ नहीं किए, ऊपर में जो टर्म है उसको हम इंटरचेंज कर दिए, मल्टीप्लाई में ही इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ए डैश बी डैश को आगे कर दिए, ए डबल डैश बी डबल डैश को बाद में लिख दिए। इससे क्या हुआ, सो ध्यान देना थोड़ा सा। देखो ये क्या है हमारा, ये ए डैश बी डैश जो है डायग्राम में ध्यान दोगे, ये जो ए डैश बी डैश है वो यहाँ दो चीज का काम कर रहा है, टू इन वन वाला हाल है इसका। तो क्या है कि ए डैश बी डैश जो है सो इस लेंस के लिए इमेज है और वही ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। ध्यान दोगे थोड़ा सा, ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए इमेज है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बाद ये लेंस उसका इमेज यहाँ बनाया और ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। तो ध्यान दोगे यहाँ पर इस लेंस का इमेज हमारा ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है हमारा ए डैश बी डैश और इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ध्यान दोगे ये जो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसके लिए, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इसके लिए, ठीक है। और ये ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इसके लिए इमेज का हाइट, और ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का हाइट। तो वही चीज है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये जो फर्स्ट रेशियो जो आया है, फर्स्ट फ्रैक्शन जो आया है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है। और ये जो हमारा आया है ये आई लेंस के लिए इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, दैट इज ये जो रेशियो है वो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एम नॉट इंटू एम ई, और इसे इक्वेशन हम 2 मान लिए, एम नॉट इंटू एम ई, एम नॉट दैट इज क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एम ई यानी क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग अलग अलग फाइंड करेंगे और यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे, एम नॉट क्या है,
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। और तो इसका वैल्यू क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस फॉर ओ, और यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ई। सॉरी, पहले इमेज आई आएगा उसके बाद हो। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ओ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर डायग्राम में ध्यान दोगे, डायग्राम में थोड़ा ध्यान दोगे तो ध्यान दो, ये जो लेंस है इसके लिए इमेज हमारा इधर बन रहा है, ठीक है, जो पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट चूंकि इधर बन रहा था इसलिए नेगेटिव होगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इमेज आ जाएगा V नॉट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा माइनस U नॉट। क्यों आएगा? क्योंकि इमेज राइट साइड है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो नेगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहां से ME, यानी ये है हमारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस। आई लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी लेंस के द्वारा इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अगर बनता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अगर बनता है, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हुआ था? तो 1+D/F आया था, ये आया था। हम लोग पिछले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि किसी भी लेंस के द्वारा अगर फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अगर बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन हमारा ये आता है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा आई लेंस के द्वारा ये जो हमारा बना है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना है, तो उसके अनुसार इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1+D/Fe, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1+D/Fe। बस F के जगह पर क्या हो जाएगा? Fe यानी क्या? आई लेंस का फोकल लेंथ। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। अभी हम लोग यहां पर क्या लाए थे? M इक्वल टू था M0 इंटू E0, तो इसको हम लोग M0 इंटू M था, सॉरी, ठीक है, M0 इंटू M था, दोनों का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। तो M0 का वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहां से, ये वाला V0 बाय माइनस U0, ये आ गया, और ME का ये वैल्यू आ जाएगा 1+D/Fe, ये आ गया इसका मैग्नीफाइंग पावर। तो किसका मैग्नीफाइंग पावर आ गया? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब अगर यहां से इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? ध्यान दोगे, यानी इसी में हम इसको क्या लिख सकते हैं? V0 बाय मोड U0 इंटू 1+D/Fe, ये भी हम लिख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो। ध्यान दोगे when the object AB, that ये जो ऑब्जेक्ट AB है, lies very close to F0, अगर ये AB जो है ना, ये इस F0 के बहुत ही क्लोज चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे उस कंडीशन में क्या होगा?
ये जो इमेज है, ये जो इमेज है ये इस लेंस के बहुत क्लोज चला जाएगा। अगर ये एफ का बहुत क्लोज जाएगा तो ये जो है सो इस लेंस का बहुत ही क्लोज चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, यू नॉट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर के यहां तक का, तो क्या होगा C1b और C1F0 बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा। नहीं ये इसके क्लोज चला जाएगा तो ये पूरा डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा, F1 F0 हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ F0 के बराबर हो जाएगा। और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है C1b यानी इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव C1 से लेकर के B वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जब इसके क्लोज हो जाएगा तो C1 C2 के बराबर हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, या माइक्रोस्कोप ट्यूब जिसे हम L लेट कर लिए हैं। तो उन सभी वैल्यू का अगर हम यहाँ पर यूज कर दें इस इक्वेशन में तो ध्यान दोगे, ये जो यहाँ U0 है, U0 के जगह पर हम ले लेंगे F0 और V0 के जगह पर क्या ले लेंगे, तो यहाँ L ले लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, L बाय माइनस F0 और इंटू में 1 प्लस D बाय Fe, या इसी को अगर हम मोड के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, L बाय मोड F0 ब्रैकेट में 1 प्लस D बाय Fe। तो ये था हमारा माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, और अगर इस चैनल में आप लोग बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए वीडियो में हम टेलीस्कोप को लेकर के आएंगे।